हाँ जी, तो टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम दो टाइप के एनालिसिस करते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है एटम्स, व्हाट एटम्स आर प्रेजेंट, या व्हाट एलिमेंट्स बोलना चाहिए, रादर व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें ये पता लगाना हो कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब हमें अगर ये तो पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप में, और कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़े ही है। इसके अलावा थायोल्स पढ़े हैं तो सल्फर आ सकता है। इसके अलावा कभी कभार हेलोजेंस आ सकते हैं, ये तो पढ़े ही हैं आपने, हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसके अलावा और क्या आ सकता है, इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो हमने नहीं पढ़ा जनरली, लेकिन फास्फोरस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी कभार हो सकता है। हमने फिलहाल अभी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें फास्फोरस था, ये सब तो पढ़े हैं आपने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन, लेकिन फास्फोरस भी आ सकता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हम ये पता लगा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, या टेक्निकली ऐसे समझो कि परसेंटेज कितनी है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में हम ये पता लगाएंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव में पता लगाएंगे उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी कितनी है पूरे कंपाउंड में। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो सबसे पहला टेस्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहला टेस्ट होता है कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट करने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ये आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसको हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट किया। कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, एक्चुअली ऑक्सीजन में नहीं, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है ना, देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, जो कार्बन होता है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, वो बना, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर बना देगा, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन था बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बना देगा, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वाटर हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये दो चीजें इसमें कन्वर्ट हो गई, हम पता कैसे लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है या वाटर बना है। वाटर जो बनेगा वाटर वेपर की फॉर्म में बनेगा। अगर वाटर वेपर थोड़ा सा बना तो हमें तो दिखाई भी नहीं देगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना तो चलो फिर भी दिखाई दे जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में ना कोई स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता लगेगी। तो उसके लिए ये दो टेस्ट लिखे हुए हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से पास कराएंगे। और हमने 10th क्लास में सीखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइम वाटर के अंदर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। मिल्की मतलब क्लाउडी, व्हाइट व्हाइटनेस आ जाती है वो लाइम वाटर के अंदर। ठीक है, और वॉट ये इससे कंफर्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकली है उसे लाइम वाटर से पास कराओ, जैसे ही आप उसे लाइम वाटर से पास कराओगे वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या पता लग जाएगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर वाटर वेपर निकलेगा तो क्या करो, उसे कॉपर सल्फेट के पाउडर से पास कराओ। कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब उससे वेपर पास कराओगे ना, अब तो वो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना देगा जो कि ब्लू कलर के होते हैं। तो व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट पाउडर से वाटर वेपर अगर पास करेगा तो वो ब्लू हो जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंफर्मेशन टेस्ट ये है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो मैं अब कराने वाला हूँ, सेकंड वाला, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसमें जो लजाइंस टेस्ट है ना, ये बताऊंगा अभी। तो फिलहाल मैं समराइज फिर भी ऊपर वाले को, कार्बन हाइड्रोजन को कर देता हूँ। तो हमने कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया। ठीक है, तो जिसमें कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया वाटर में।
अब हम इसे टेस्ट करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं बना, तो हम क्या करते हैं, इसे लाइम वाटर से पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। वाटर टेस्ट करने के लिए वाटर को कॉपर सल्फेट से पास कराते हैं, तो कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट .5H2O के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया गैस पास कराने से और कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है कम से कम प्रेजेंट, तो ये तो टेस्ट आएगा ही पॉजिटिव, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली नहीं आता एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगला, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? कार्बन हाइड्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये चार एलिमेंट मेनली हम इसके अंदर डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखिए जरा। सबसे पहले ना, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये अभी कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कोवेलेंटली बॉन्डेड। देखो आपने कार्बन से हैलोजन का बॉन्ड बना हुआ है, चाहे जैसे CH3Cl है, या अमाइन है, CH3NH2 है। इन सभी केस में जो बॉन्ड होता है कार्बन और इन एलिमेंट्स के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वाटर के अंदर ये ब्रेक डाउन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? लजाइंस टेस्ट करके। लजाइंस टेस्ट क्या है? हमें क्या करना है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेनी होती है। ठीक है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, छोटी सी मतलब इतनी छोटी कि जैसे पेन का कैप होता है ना, आपके नॉर्मल जो पेन आप यूज करते हो उसका जो कैप होता है, उससे भी ऑलमोस्ट थोड़े छोटे ही साइज की टेस्ट ट्यूब होती है, बहुत छोटी सी। ठीक है, इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालेंगे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। ये क्या है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक, फिर इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, छोटा सा पीस काटेंगे सोडियम मेटल का। किसका? सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस काटेंगे, एक दो पीसेस इसके ऊपर, और ऊपर से डाल देंगे सोडियम मेटल। ठीक है, फिर हम लेंगे एक बर्नर, और बर्नर के ऊपर फ्लेम पे एक फ्लेम जलेगी बर्नर में से, बर्नर के ऊपर फ्लेम पे हम इसको जलाएंगे। ठीक है, बर्नर के ऊपर फ्लेम पे हम इसको रखेंगे और हीट करना शुरू कर देंगे। बर्नर की फ्लेम पे इसको रख के हम हीट करना शुरू कर देंगे। अब हीट करने से क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा आपका, वो सोडियम से के साथ पिघल जाएगा और रिएक्ट करना शुरू करेगा। बहुत तेजी से रिएक्ट करना शुरू करेगा, और इतनी हीट होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब सोडियम से रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, क्रूसिबल जिसे कहते हैं। उस बोल के अंदर हम डालेंगे वाटर। उस बोल के अंदर हम क्या डालेंगे, उस बोल के अंदर हम डालेंगे वाटर। उस वाटर के अंदर ये जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, ये जो टेस्ट ट्यूब हमने बनाई, छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली थी, जिसे फ्यूजन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका नाम? सॉरी मैंने नहीं बताया, इसे कहा जाता है फ्यूजन ट्यूब या सोडियम फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्यूजन मतलब होता है मेल्ट करना। इसके अंदर डाल के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम को मेल्ट कर रहे हैं। ये रेड हॉट जब तक नहीं हो जाती ना टेस्ट ट्यूब, तब तक हीट करते रहते हैं, जलने लगे, ऑलमोस्ट पिघलने की बार आ जाए टेस्ट टेस्ट ट्यूब। और इस गरम गरम टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अब सोडियम से रिएक्ट कर चुका है और ये एकदम रेड हॉट हो गई है टेस्ट ट्यूब, इस रेड हॉट टेस्ट ट्यूब को उठा के डाल देंगे पानी में। जैसे ही आप पानी में डालोगे, और पानी में डालने के बाद एक मोटर पेस्टल लेंगे। ठीक है, एक मोटर पेस्टल लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को क्रश कर देंगे। इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे? क्रश कर देंगे, बिल्कुल चूरा चूरा बना देंगे इसका, ताकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारा का सारा, वो क्या हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। ठीक है, अब इस पानी के अंदर क्या डिसॉल्व हो चुका है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो चुका है। अब साथ में ऑब्वियसली ग्लास का चूरा भी है, तो फिर हम इसको करेंगे उठा के फिल्टर। एक बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और ये फिल्टर करके बड़ी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिल्टर करके इसे बड़ी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, अब ये बड़ी टेस्ट ट्यूब में आपका सोल्यूशन आ गया। क्या है इस सोल्यूशन के अंदर? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कंटेंट से वाटर में डिसॉल्व हो गया, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रहा है, जो फ्यूजन ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में क्या होता है। देखो आपने क्या डाला था, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्वियसली वाटर से रिएक्ट हुआ होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था, वो सोडियम से रिएक्ट हुआ होगा। तो सोडियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान लो कार्बन भी है, अब इस रिएक्शंस को देखो जरा ध्यान से।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो, अगर मान लो आपने सोडियम डाला और उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन है, तो वो दोनों सोडियम के साथ मिलके सोडियम साइनाइड बना देंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, तो वो सोडियम के साथ मिलके सोडियम सल्फाइड बना देगा। ठीक है। अगर नीचे वाले पेज पे देखो, अगले पेज पे, पेज 89 पे, अगर उसके अंदर सोडियम और हैलोजन है, तो वो मिलकर सोडियम हैलाइड बना देगा। तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें ये सारे एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब के सब जो एलिमेंट्स थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे कोवेलेंटली बॉन्डेड थे। अब ये किस फॉर्म में आ गए? ये आयोनिक बॉन्डेड फॉर्म में आ गए। ये हो गया सोडियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड, सोडियम सल्फाइड आयोनिक कंपाउंड, सोडियम हैलाइड ये भी आयोनिक कंपाउंड। तो दो क्वेश्चन आते हैं, लजाइंस टेस्ट होता क्या है और लजाइंस टेस्ट करना जरूरी क्यों होता है। तो इसके अंदर ये जो मैंने दो तीन लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़िए। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लजाइंस टेस्ट। इनके लिए टेस्ट किया जाता है लजाइंस टेस्ट। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, हाईलाइट बोल्ड पे भी लिखा हुआ है मैंने, कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको लिखने होंगे अगर पूछा गया तो, और ये बताना पड़ेगा कि कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में लाना पड़ता है कंपाउंड को, क्या करके? सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करके, फ्यूज यानी मेल्ट करके। ठीक है। अब जो साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड है, अगले पेज पे आ जाइए, 89 पे लाइन पढ़िए। साइनाइड, सल्फाइड एंड हैलाइड of sodium so formed on sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling it with distilled water। ये बता दिया मैंने, वाटर लेते हैं इसके अंदर, और दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये जो बना है ना हमारा टेस्ट ट्यूब में फाइनल जो सोल्यूशन बना है, इसको बोला जाता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। जो फाइनल टेस्ट ट्यूब में हमारा जो एक्सट्रैक्ट बना है उसको बोला जाता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो आई होप ये याद रहेगा तुमको। अब उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, अभी टेस्ट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ कन्वर्ट करा है। ये सारे सोल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इसके अंदर साइनाइड प्रेजेंट है। साइनाइड मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है या हैलोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द रिएक्शंस फॉर द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो क्या होता है बेसिकली, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को करेंगे और उसको बॉईल करेंगे किसके साथ? आयरन टू सल्फेट। आयरन टू सल्फेट मतलब FeSO4 के साथ बॉईल करेंगे इसे। ठीक है। और फिर उसके बाद एसिडिफाई कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। उसके बाद क्या डाल देंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है। अगर ये करने से प्रूजन ब्लू कलर आया, प्रूजन या ब्राइट ब्लू कलर होता है बेसिकली, देख लेना इंटरनेट पे, गूगल पे डाल के देखना प्रूजन ब्लू कलर कैसे देखता है, ब्लू का ही शेड है बेसिकली, समझ लो। ठीक है। अगर प्रूजन ब्लू कलर आया तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंफर्म्ड है। नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में? साइनाइड की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, जब आप आयरन सल्फेट डालते हो FeSO4, तो साइनाइड से FeSO4 में से क्या मिलेगा आपको? Fe2+ आयन। और साइनाइड कहाँ से मिला? सोडियम साइनाइड से। ये सोडियम साइनाइड से मिला, ये FeSO4 से मिला। पूरा पूरा कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे कंपाउंड की जरूरत है ही नहीं। सॉरी, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड में से क्या चाहिए मुझे? सिर्फ साइनाइड। और FeSO4 में से चाहिए सिर्फ Fe, तो मैंने उतना ही लिखा, देखो, साइनाइड माइनस आयन और Fe2+ आयन। ये दोनों मिलके एक ये कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है इनको। ये 12th में सीखोगे आप एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है। FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर 4-। ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा। अब फिर ये कंपाउंड क्या होगा? Fe3+ से फर्दर रिएक्ट करेगा। अब Fe3+ कहां से आया? आपने Fe2+ आयन डाले थे, ठीक है, और आपने डाला था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? Fe2+ आयन को Fe3+ आयन में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 के अंदर। ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस करने के लिए H+ और OH- अलग चीज है, H+ और H2O अलग आएगा, वो बात की बात है। फिलहाल ये देखो कि Fe2+ को Fe3+ में किसने कन्वर्ट करा? सल्फ्यूरिक एसिड ने। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया Fe2+ ने, इससे Fe3+ आयंस कंबाइन करेंगे और ये फाइनल कंपाउंड बना देंगे। ठीक है। अब ये फाइनल कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तुम्हें देखने में, लेकिन बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, जो तुमने ऊपर वाला कंपाउंड अगर तुम्हें याद करना पड़ेगा, नीचे वाला याद नहीं करना पड़ेगा। इस कंपाउंड के ऊपर क्या था, देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। अभी जो तुमने ऊपर कंपाउंड बनाया था ये था FeCN6। ऊपर क्या चार्ज है? 4-। इससे मुझे कंबाइन करना है Fe3+। हमने ये सीखा था 9th क्लास में कि वैलेंसीज क्रॉस हो जाती है। इसका चार्ज कहाँ आएगा?
इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो चार्जेस एक्सचेंज कर दो बेसिकली। तो 4 माइनस कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। 3 प्लस कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। बन गया कंपाउंड। अब क्योंकि ये कंपाउंड हाइड्रेटेड होता है और हमें ये नहीं पता कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन एग्जैक्टली कितने होते हैं, तो हम फिक्स नहीं होते, बेसिकली चेंज होते रहते हैं, तो हम 1H2O, 2H2O, 3H2O की जगह क्या लिख देते हैं, XH2। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन ये नंबर ऑफ H2O वैरी कर सकते हैं, तो XH2O याद रखना है। ये जो कंपाउंड आपका बना है फाइनली, Fe4FeCN6 यही कंपाउंड आपका प्रूजन ब्लू कलर का होता है। तो अगर ये कंपाउंड बन गया तो इसका मतलब आयोडीन, सॉरी, नाइट्रोजन कंफर्म है, नाइट्रोजन है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कंपाउंड कैसे बनेगा ये याद रहेगा सबको। क्रॉस करनी है वैलेंसी, इस रिएक्शन को देखो, बस ये ऊपर वाला कंपाउंड आपको याद करना पड़ेगा क्या बना था, और नीचे वाला कंपाउंड में कोई टेंशन नहीं है। और इसके अंदर भी याद रखना बहुत आसान है, देखो अगर वैसे ऊपर वाला याद ना रहे बाई चांस, क्या हो रहा है, Fe2 प्लस के साथ 6 साइनाइड कंबाइन कर रहे हैं। Fe2 प्लस के साथ 6 साइनाइड कंबाइन कर रहे हैं, 6 साइनाइड। Cn पे 1 माइनस है और 6 है, तो 2 प्लस और 6 माइनस हो गया कि नहीं हो गया। Fe के साथ 6 Cn कंबाइन कर दो। उसके बाद देखो, Fe पे चार्ज था 2 प्लस और Cn पे था 1 माइनस, और 6 साइनाइड का कितना हो गया, 6 माइनस। तो 2 प्लस और 6 माइनस मिला के कितना बना, इनको ऐड करो, क्या बना, 4 माइनस बना ना, इसीलिए ऊपर क्या आ गया, 4 माइनस आ गया। तो ये भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि Fe2 प्लस के साथ 6 साइनाइड आयंस कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये इसलिए रटवा रहा हूँ रिएक्शंस क्योंकि ये आता है एग्जाम में। ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। अब क्या होता है कि लोगों को ये तो याद रह जाता है कि फेरस सल्फेट डालना होता है, फिर आयरन सल्फेट, फिर प्रूजन ब्लू कलर आ जाता है, रिएक्शन नहीं लिख कर आते। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया और आप रिएक्शन नहीं लिख कर आए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही टेस्ट है, इसको ध्यान से याद रखना है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अगला टेस्ट है सल्फर का, ये आसान सा ही टेस्ट है। तो सल्फर का टेस्ट क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेंगे, एसिटिक एसिड डालेंगे उसके अंदर, एसिटिक एसिड यानी CH3COH, और लेड एसिटेट डालेंगे। लेड एसिटेट क्या हो गया, एसिटिक एसिड तो पता ही है खैर सबको, CH3COOH, लेड एसिटेट हो गया, लेड डल जाएगा एसिटेट के अंदर। एसिटेट क्या होता है, CH3COO-, इसमें लेड डालोगे, अब लेड की वैलेंसी होती है 2, तो इस पे आ जाएगा होल ट्वाइस, CH3COO होल ट्वाइस Pb। ठीक है, ये हो गया लेड एसिटेट। ये ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा सरका देता हूँ ऊपर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इससे। ये तो मिटा ही देते हैं ना, ये तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट तो लिखा ही है। ये रिएक्शन जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी टाइप्ड फॉर्म में, बस वही लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि Fe3 प्लस कहाँ से आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर लेड एसिटिक एसिड डालेंगे और लेड एसिटेट डालेंगे, तो उससे एक ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, जो लेड सल्फाइड का पीपीटी होगा, इससे कंफर्म होता है सल्फर। तो बेसिकली है क्या, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फाइड है, अब ये सल्फाइड कहाँ से आया, हमने अभी बनाया था सोडियम सल्फाइड, ऊपर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में देखो Na2S बन रहा था। Na2S में से मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ S चाहिए था, S के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता, तो मैंने वो ले लिया सर। पूरा सोडियम सल्फाइड लिखने की जगह सिर्फ सल्फाइड आयन लिखा है। ठीक है, अभी सल्फाइड आयन और लेड आयन कहाँ से आया, ये भी लेड एसिडेट से आया। अब चाहो तो पूरा रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन उससे कंफ्यूजन नहीं होती और मतलब मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो इसमें एक्चुअली पूरा रिएक्शन ये होगा, सोडियम सल्फाइड में हम डाल रहे हैं लेड एसिटेट, CH3COO होल ट्वाइस लेड। अब इसमें से ना तो सोडियम इंपॉर्टेंट है ना एसिडेट इंपॉर्टेंट है, सॉरी लेड सल्फाइड है, सॉरी Na2S। लेड सल्फाइड में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से सल्फाइड आयन इंपॉर्टेंट है, इसमें से, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, लेड लिखना था, PD लिख दिया, PB लिखना था। ठीक है, सॉरी। तो इसमें से सल्फाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें से लेड इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ, सिर्फ सल्फाइड और सिर्फ लेड लिख देता हूँ। सिर्फ सल्फाइड लिख देता हूँ और सिर्फ लेड लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, देखो ये आ गया सल्फाइड, ये आ गया लेड, ये दोनों कंबाइन होके लेड सल्फाइड बना देंगे, और जो कि बना देगा ब्लैक पीपीटी। अब ये बचा हुआ सोडियम और एसिटेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आसान सी चीज है। बचा हुआ जो सोडियम है और एसिटेट है, ये आपस में कंबाइन हो जाता है, उससे हमारे क्या मतलब, तो हमारा मेन रिएक्शन लेड सल्फाइड की वजह से हो रहा है, और वही ब्लैक पीपीटी बना रहा है, तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है।
अब देखो अगला, इसका एक ऑल्टरनेट टेस्ट भी है। अगर आप ये भी लिख के आओगे तो काम हो जाएगा वैसे, अगर एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी एक ऑल्टरनेट टेस्ट भी है। अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये कंपाउंड होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस कंपाउंड से अगर हम ट्रीट करें तो एक वायलेट कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, इससे भी हम कंफर्म, मतलब ये दूसरा टेस्ट हो गया, ऑल्टरनेट टेस्ट हो गया कंफर्म करने के लिए कि सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इससे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो पूरा कंपाउंड एज इट इज है, FeCN5NO। FeCN5NO, बस लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? S ऐड हो जाएगा। चार्ज 2- की जगह 4- हो जाएगा, क्योंकि S ऐड होने से, S पे क्या चार्ज था? 2-, वो भी इसके अंदर डाल दो तो क्या हो गया? 2- ऑलरेडी था, 2- सल्फर का आया, टोटल चार्ज क्या हो गया? 4-। तो ये भी याद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, FeCN5NO है, 2- चार्ज है ऊपर, उसमें सल्फाइड आयन और ऐड कर दो, एग्जैक्ट कंपाउंड रखो ब्रैकेट में, एक और बस सल्फाइड आयन, NO की जगह NOS हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर इसे NO को ऐसे भी लिख देते हैं, NO ब्रैकेट में और S बाहर, वो भी ठीक है, ऐसे भी लिखना ठीक है, NOS ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 2- की जगह 4- चार्ज जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हमने ये सीखा नहीं, हमने ऊपर रिएक्शन में नहीं लिखा, लेकिन देखो अगर हमने क्या पढ़ा था, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होता है? सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइन करके सोडियम साइनाइड बना देते हैं, यही लिखा था ऊपर रिएक्शन। और सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम और सल्फर कंबाइन करके सोडियम सल्फाइड बना देते हैं, Na2S। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन सल्फर और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो क्या होता है? ये रिएक्शन होता है, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर चारों कंबाइन हो जाते हैं और वो बना देते हैं सोडियम थायोसाइनाइड। क्या बना देते हैं? सोडियम थायोसाइनेट। इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, ये ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, यहां भी लिख दो चाहो तो, अगर कंफ्यूजन हो रही है, सोडियम थायोसाइनेट। तो अगर सोडियम थायोसाइनेट होगा ना, तो इसमें वही सेम टेस्ट करने से, जो प्रूजन ब्लू कलर आया था, प्रूजन ब्लू की जगह क्या कलर आएगा? ब्लड रेड कलर आएगा। बिल्कुल सेम टेस्ट करने, जो नाइट्रोजन वाला टेस्ट था वही करेंगे। देखो क्या हो रहा है, थायोसाइनेट के साथ Fe3+ आयन कंबाइन कर रहे हैं, Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वही रिएजेंट डालने पड़ेंगे इसके अंदर, जहां पे प्रूजन ब्लू कलर आ रहा था वहां पर ब्लड रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज करोगे, फेरस सल्फेट डालोगे और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, जहां पे प्रूजन ब्लू कलर आता था वहां पे ब्लड रेड कलर आ जाएगा। तो अगर प्रूजन ब्लू आया तो हम कहेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर ब्लड रेड कलर आ गया तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम बोले देख कहेंगे अगर हमें दिखा कि ब्लड रेड कलर आया, तो वो क्या किस वजह से आ रहा है? क्योंकि थायोसाइनाइट आयंस थे, थायोसाइनाइट Fe3+ से कंबाइन कर रहे थे और इसकी वजह से ब्लड रेड कलर आ रहा था। ठीक है, तो याद रहेगा ये। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्या डाला? फेरस सल्फेट और H2SO4, H2SO4, अगर इससे क्या कलर आया? अगर इससे, ऐसे दो पार्ट में ऐसे लिख देते हैं, अगर इससे प्रूजन ब्लू कलर आया, प्रूजन ब्लू कलर आया, तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर इसी से ब्लड रेड कलर आ गया, ब्लड रेड कलर आ गया, तो इसका मतलब साइनाइड नहीं, थायोसाइनेट आयन बना था, और क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी। ठीक है, ये हो गया टेस्ट किसका? नाइट्रोजन प्लस सल्फर का। अब इसमें एक चीज और समझो, अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो थायोसाइनेट जो है वो डिकम्पोज होके साइनाइड एंड सल्फाइड अलग अलग बना देता है। मान लो अगर आपका ब्लड रेड कलर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं एक नाइट्रोजन का इंडिविजुअल टेस्ट और कंफर्म करूं, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हम सारा एक बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर और सोडियम डालेंगे और उसको हीट कर देंगे।
ठीक है। उससे क्या होगा, सोडियम साइनाइड अलग हो जाएगा और सोडियम सल्फाइड अलग बन जाएगा। अगर हमें पता लग गया कि सल्फर, पहले तो हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा, हमें अपने आप से पहले से तो पता नहीं होगा कि सोडियम नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। तो अगर नाइट्रोजन सल्फर पहले दोनों प्रेजेंट है, तो हम ये भी, अच्छा वैसे ऑल्टरनेट तरीका बेटर ये होता है कि हम क्या करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ना दोबारा से बनाएंगे। पूरा जो प्रोसीजर करा था हमने, वो फ्यूजन ट्यूब में डाल के हीट किया था, फिर पानी में डाला था, फिर क्रश किया था, फिर फिल्टर किया था, वो पूरा प्रोसीजर दोबारा से करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, सोडियम जो डाला था ना उसके अंदर, वो एक्सेस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे। तो ज्यादा क्वांटिटी में जब डालोगे तो उससे होगा क्या, सोडियम साइनाइड बनेगा तो सही, लेकिन वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड अलग अलग बना देगा। तो फिर ये ब्लड रेड कलर नहीं आएगा, साइनाइड से वही प्रोविजन ब्लू आएगा, और इससे जो अलग इसका टेस्ट था ब्लैक पीपीटी वाला, वो भी हो जाएगा। तो हम, अगर हमारा ब्लड रेड कलर आता है तो हम कंफर्म करने के लिए दोबारा से फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाकर इंडिविजुअल टेस्ट भी कर सकते हैं साइनाइड और सल्फाइड के। ठीक है भाई। चलो अब अगला देख लो, टेस्ट फॉर हैलोजन। तो हैलोजन के टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले नाइट्रिक एसिड डालकर एसिडिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे। नाइट्रिक एसिड डालेंगे, नाइट्रिक एसिड क्या होता है अगर याद नहीं है तो HNO3, और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब AgNO3 से ट्रीट करने पर क्या होगा, अगर व्हाइट कलर का पीपीटी बना, और वो व्हाइट पीपीटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब डिसॉल्व हो गया। देखो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, फिर उसके बाद ऊपर से मैंने डाला HNO3 प्लस AgNO3, दो चीजें डाली, HNO3 प्लस AgNO3। अगर ये दोनों डालने से वाइट पीपीटी आया, यानी टेस्ट ट्यूब में क्लाउडी सोल्यूशन हो गया, और फिर जैसे ही उसके अंदर व्हाइट पीपीटी के अंदर सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थोड़े से ड्रॉप्स डाले, और व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो गया। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। किसको कंफर्म करता है ये क्लोरीन को कंफर्म करता है। ठीक है। लेकिन अगर पीपीटी जो बना वो येलोइश कलर का बना, किस कलर का, येलोइश कलर का पीपीटी बना व्हाइट बनने की जगह, और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पैरिंगली सोल्यूबल है, स्पैरिंगली मतलब थोड़ा सा सोल्यूबल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से पूरा पीपीटी गायब नहीं होगा, यानी सोल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा वापस, लेकिन थोड़ा सा उसका जो क्लाउडीनेस है या पीपीटी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर पीपीटी बना डार्क येलो कलर का, किस कलर का, डार्क येलो, येलोइश का मतलब था लाइट येलो, डार्क येलो कलर का पीपीटी बना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हुआ, इनसॉल्यूबल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और वो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, क्लाउडी का क्लाउडी ही रहा, मतलब येलो का येलो ही रहा सोल्यूशन। इसका मतलब आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है। फ्लोरीन इसमें टेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन से बहुत स्ट्रांग होता है, वो टूटता ही नहीं है। तो फ्लोरीन के टेस्ट अलग ही है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ये टेस्ट होते हैं। तो व्हाइट पीपीटी बना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन है। येलोइश लाइट येलो कलर का पीपीटी बना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉरी थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ, तो ब्रोमीन है। और डार्क येलो पीपीटी बना एकदम, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से वो गायब भी नहीं हुआ, डार्क येलो का येलो रहा, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब आयोडीन प्रेजेंट है। होता यह है कि एक्चुअली जो आपका हैलोजन होता है, रिएक्शन को देखोगे आप, वो अमोन सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयन से रिएक्ट करता है, और ये सिल्वर हैलाइड बनाता है। यही सिल्वर हैलाइड जो है आपका पीपीटी देता है। सिल्वर हैलाइड क्या मतलब, अगर सिल्वर क्लोराइड हुआ तो व्हाइट पीपीटी देता है, सिल्वर ब्रोमाइड हुआ तो लाइट येलो पीपीटी देता है, और सिल्वर आयोडाइड हुआ तो डार्क येलो पीपीटी देता है। ठीक है। तो ये व्हाइट, ये येलोविश, ये डार्क येलो। ठीक है भाई। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगले पेज पे आप देखोगे लिखा होगा, अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, वो भी प्रेजेंट है, आप पहले नाइट्रोजन और सल्फर का ही टेस्ट करते हो, वो भी प्रेजेंट होता है ना कंपाउंड के अंदर, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बॉईल करना जरूरी होता है, ताकि साइनाइड और सल्फाइड को जो बने हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए और वो टेस्ट में इंटरफियर ना करे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि HNO3 क्यों डालते हैं हम कंपाउंड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर। ठीक है। नाइट्रिक एसिड किस लिए डाला जाता है, साइनाइड और सल्फाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो टेस्ट में इंटरफियर ना करे। ठीक है।